तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर नकीब मिल्लत काबिल एहतराम इज्जत माब आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शह नशीन पे तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वेस्ट यूपी के इंचार्ज जनाब डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी जनाब गुलाम साबिर साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर साहब, डाइस पे तशरीफ फरमा जिला सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुजफ्फरनगर जनाब इंतजार अंसारी साहब, जिला सदर ओवैसी यूथ ब्रिगेड जनाब खालिद मलिक साहब, जनाब मौलाना इमरान कासमी साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश साबिक जिला सदर जनाब शाहरुल त्यागी साहब, जनरल सेक्रेटरी यूथ जनाब आबिद शकील साहब, मुजफ्फरनगर यूथ सदर जनाब दीन मोहम्मद अब्बासी साहब, जनाब हकीम ताहिर अंसारी साहब, हमारे लीगल सेल के जिला सदर एडवोकेट आमिर कुरैशी साहब, जनाब शकील अब्बासी साहब, जनाब सलीम अली साहब, मुजफ्फरनगर शहर के सदर जनाब नदीम साहब, नफीस अहमद साहब, जिला जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फरनगर। यहाँ पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दासरा के चेयरमैन जनाब मोहम्मद आरिफ साहब, हमारी पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी जनाब शमीम अहमद तुर्क साहब, एडवोकेट फरहान जुबैरी साहब, तमाम जिम्मेदार मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मुजफ्फरनगर के मेरे नौजवानों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मुजफ्फरनगर की इस तारीखी सरजमीन पर आज आपके कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ फरमा है। मुझे मालूम है कि आप उनको सुनना चाहते हैं। आप बैठ जाए प्लीज, प्लीज जो लोग कुर्सियों पर नहीं है बैठ जाए, पीछे के लोगों को दुश्वारियां हो रही है, प्लीज बैठ जाए। मुझे मालूम है कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनना चाहते हैं और यकीनन क्यों नहीं सुनना चाहेंगे। आपके कायद पहली मर्तबा मुजफ्फरनगर आए हैं बतौर मेहमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर के। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 2022 का इलेक्शन बहुत करीब है और 2022 का इलेक्शन ये तय करना है 2022 में कि आपके मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर या आप मौजूदा वक्त में जो हालात गुजार रहे हैं, क्या आप इस हालात से निकल करके आप मुस्तकबिल में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं या अपने बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जमहूरियत की जो सबसे बड़ी ताकत है, जमहूरियत की जो सबसे बड़ी ताकत है जिसे हम सियासत के नाम से जानते हैं, आपको मालूम है कि 1947 में दिसंबर के महीने में हमारे वतन अजीज के आज़ाद होने के बाद लखनऊ के रिफाए आम कलम में एक कन्वेंशन बुलाया गया जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमान ने की थी। हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वर मुसलमानों को इकट्ठा किया गया और मुसलमानों को ये कसम दिलाई गई कि अरे मुसलमानों, तुम अपनी कोई सियासी जमात नहीं बनाना, अरे मुसलमानों, तुम अपना कोई सियासी कायद नहीं बनाना। हमारे बड़ों ने कहा कि अरे मुसलमानों, कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के लीडर तुम्हारे लीडर हैं। हमने लब्बैक कहा, कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, कांग्रेस को वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया।
और हमने इख्तियार की कुर्सियों पर 1 साल 2 साल 3 साल नहीं बल्कि 60 साल तक इस मुल्क का इख्तियार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है? आज़ादी के बाद जहाँ सरकारी नौकरियों में मुसलमान 30% हुआ करता था, आज मौजूदा वक्त में मुसलमान सरकारी नौकरियों में 1% भी नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी जिसे हम अपनी पार्टी कहते थे, उस पार्टी के दौरे इख्तियार में 30,000 से ज्यादा दंगे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हुए। मुजफ्फरनगर, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, ये इलाका छुपा नहीं है जहाँ मुसलमानों की मईशत बेहतर थी। उन इलाकों में दंगे करवा करके मुसलमानों को माशी तौर से कमजोर कर दिया गया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, भाई साहब प्लीज टी को खाली कर दें या तो आप बैठ जाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जैसा मैंने कहा आपको कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। उस सियासत को हमारे बड़ों ने कहा कि मुसलमानों, सियासी प्लेटफॉर्म बनाना तुम्हारे लिए शजर ममनुआ है। हमने कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। हमने नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को अपनी पार्टी माना। नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को हमने सेकुलर पार्टियों के नेताओं को हमने अपना नेता माना। हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कांग्रेस से दूरी बनाई। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन मुलायम सिंह यादव ने किया। एक मर्तबा फिर हमारे बड़ों ने कहा कि ऐ मुसलमानों, एक मर्तबा फिर सेकुलरिज्म पर भरोसा करो, मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मानो। समाजवादी पार्टी, यार आप लोग तो, भाई साहब प्लीज, अब जिसको देना है दे दो भाई। और कोई है? और कोई है? और कोई है भाई? यार यहाँ पे हमने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। हमने मुलायम सिंह को और दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। उत्तर प्रदेश के अंदर 7% यादव सेकुलरिज्म के नाम पर 20% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया। समाजवादी पार्टी को वोट किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार हमने मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। एक मर्तबा उनके लख्ते जिगर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन क्या आप बताइए मुझे कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के हालात में कुछ सुधार आया? नहीं आया। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी ये कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा थाना नहीं है जहां पर एक यादव का बेटा ना हो। कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जहां पर यादव का बेटा ना हो। यादवों ने तो अपना हुकूक पा लिया। यादवों को सरकारी नौकरी मिल गई। यादव एसएसपी बना, यादव डीएम बना। भाई आप पीछे हट के छोड़ करो। यादव डीआईजी बना, हर मकाम पर यादव पहुंचा। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप कहाँ हो? आप कहाँ हो मेरे भाइयों? आप जेलों के अंदर हैं। फर्जी मुकदमात लगा करके आपको जेलों में डाला जाता है। 14% हिंदुस्तान में आपकी आबादी है, 30% जेल की सलाखों में मुसलमान है। मेरे दोस्तों, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। ये बात साबित हो गई और उस बात को यादव ने साबित किया। 7% यादवों ने हिस्सेदारी ली और आज वो इंसाफ मांगने नहीं बल्कि इंसाफ को छीन लिए। ठीक उसी तरह इस मुल्क के अंदर
आप अगर ये समझ रहे हैं कि दलितों के साथ नाइंसाफी नहीं हुई, दलितों के साथ भी नाइंसाफियां हुई इस मुल्क के अंदर। आजाद हिंदुस्तान में दलितों के कमर में झाड़ू बांधे गए, आजाद हिंदुस्तान में दलितों के गले में मटकी लटकाई गई, आजाद हिंदुस्तान में दलितों की मां बहनों बेटियों के साथ रेप किया गया। जब वो शिकायत लेकर के प्रधान और मुखिया के पास आता तो वापस उसको मारा जाता और कहा जाता तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू कैसे हमारे पास आलाजात के लोगों की शिकायत लेकर के आया। जबकि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 130 दलित हमेशा रहता है जो SC ST के लिए रिजर्व सीटें हैं। 130 दलित पार्लियामेंट के अंदर होते हुए भी क्यों जरूरत पड़ी मान्यवर काशीराम जी को बहुजन समाज पार्टी का गठन करने के लिए? क्योंकि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। उत्तर प्रदेश में 11% जाटो बस्तियों में जाकर के मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि ऐ जाटो, ऐ मेरे समाज, ऐ मेरे कौम के लोगों, अगर तुमने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया तो तुम्हारे साथ नाइंसाफियां होती रहेंगी, तुम्हारे माँ बहनों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती रहेंगी, तुम्हें डीएम SSP तो दूर एक चपरासी की नौकरी नहीं मिलेगी। दलितों ने उस बात को समझा, दलितों ने समझा इस बात को कि सियासत भाई बहुत बड़ी ताकत है जमहूरियत में। दलितों ने काशीराम को अपना नेता माना, दलितों ने मायावती को अपना लीडर माना, नीले झंडे को अपना झंडा बनाया और इस मुल्क के अंदर 11% उत्तर प्रदेश में जाटो मुत्तहिद हुआ और इस प्रदेश में एक बार, दो बार, तीन बार नहीं 4 मरतबा अपनी हुकूमत बनाया। और जाटो आज हिम्मत नहीं है कि जाटो बस्तियों की तरफ आंख उठा करके अगर कोई देख ले। नहीं मेरे भाइयों, आज मुसलमानों का क्या हाल है? आज मुसलमानों का खून पानी से सस्ता है। आज मुसलमानों को फर्जी मुकदमे में जेल के अंदर डाला जाता है। आज मुसलमानों का फर्जी इनकाउंटर किया जाता है। आज हमारी शरीयत में मुदाखलत हो रही है। इस देश के अंदर बसने वाले किसी मज़ाहिब के लोगों की शरीयत में मुदाखलत नहीं। अगर किसी की शरीयत में मुदाखलत है तो वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की शरीयत में। और जब भी आपकी शरीयत में मुदाखलत हुई, खुदा की कसम, हिंदुस्तान की तमाम नाम नहाज सेकुलर पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, किसी के लीडरों ने आवाज नहीं उठाई। अगर किसी ने आवाज उठाई तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। NRC यहीं पर गोली मार दी गई मुसलमानों को। लिंचिंग का मामला हुआ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। अगर मजलूमों की कोई आवाज उठाता है, चाहे वो रोहित निमोला का मामला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो जुनैद अंसारी का मामला हो, चाहे वो अखलाक का मामला हो, चाहे वो NRC का मामला हो, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से लेकर के सड़कों तक टीवी डिबेट पर अगर कोई आवाज है तो यकीनन बिला शुबा मैं ये कहूंगा कि सिर्फ एक आवाज है, वो आवाज नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की है। तो हमें ये फैसला करना है, हमें ये फैसला करना है कि 2022 में क्या अपना नुमाइंदा हमें वो गूंगे और बहरे और खामोश जिन्हें बोलने भी नहीं आता उन्हें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना है, या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो मर्द मुजाहिद को भेजना है जो विधानसभा में जा करके उत्तर प्रदेश के मजलूमों की, मुसलमानों की, दलितों की आवाज उठाए। और अगर हमारी बात उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ना सुनी जाए तो हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा को नहीं चलने देंगे। मेरे दोस्तों, आप अगर खामोश हो जाएं
तो मैं बैरिस्टर साहब का खिताब शुरू हो जाएगा। आप खामोश हो जाएंगे तो बैरिस्टर साहब का खिताब शुरू हो जाएगा। सामने से आप बैठ जाएं, सामने जो लोग हैं बैठ जाएं, बराए मेहरबानी बैठ जाएं, बराए मेहरबानी बैठ जाएं, बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं। आप जहां पर खड़े हैं वहीं बैठ जाएं, जहां खड़े हैं बैठ जाएं प्लीज, जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाएं प्लीज प्लीज। ये आपका शहर है मुजफ्फरनगर के लोगों, ये आपका शहर है। यहाँ की तहजीब को कायम रखो, यहाँ की तहजीब को कायम रखो। ये उलमा इकराम की सरजमीन है, ये उलमा देवबंद की सरजमीन है। मेरे दोस्तों बैठ जाए प्लीज 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 बैठ जाए। अब आपको इस अज़ीमुश्शान जलसे को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन वज़ीर साहब खिताब फरमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब सदर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर जनरल सेक्रेटरी MIM, इंतिसार अंसारी साहब, शमीम कुरैशी साहब, आबिद साहब, इमरान कासमी साहब, शमीम तुर्क साहब, हमारे भाई इमरान बाबू साहब, फरहान जुबैरी साहब, मेहताब चौहान साहब, खालिद मलिक साहब, मौलाना इमरान कासमी साहब, आबिद शकील साहब, दीन मोहम्मद अब्बासी साहब, हकीम ताहिर अंसारी साहब, लीगल सेल जिले के सदर एडवोकेट आमिर कुरैशी साहब, शकील अब्बासी साहब, सलीम अली नदीम साहब, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जलसे में शिरकत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि यहाँ पर जो लोग करीब में है ज़रा थोड़ी देर खामोश बैठ जाइए ताकि मैं अपनी बात को रख सकूं और आप लोग इत्मीनान से मेरी बात को सुने। हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनें भी बैठी हैं,
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना सिर्फ मुजफ्फरनगर शहर बल्कि ज़िले मुजफ्फरनगर से भी अपने उम्मीदवारों को, अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारेगी। मैं आपसे ये अपील करने आया हूँ कि आप तमाम मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये भी बताने आया हूँ कि उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की सियासत को अगर आप गहराई से उसका जायजा लेंगे, ये भाई बैठ जाइए, जो वहाँ खड़े हैं बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो उत्तर प्रदेश की सियासत आपसे पुकार पुकार कर कह रही है कि जिस समाज के पास उसका नेता है, जिस समाज और बरादरी के पास एक सियासी ताकत है, उन्हीं के मसाइल को हल किया जाता है, उन्हीं की तकालीफ को सुना जाता है और इंसाफ उनसे होता है जिनके पास सियासी ताकत होती है। अगर आज आप लोग मुत्तहिदा तौर पर अपनी आवाज़ को मजबूत नहीं करेंगे, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी क़यादत को नहीं बनाएंगे तो फिर नुकसान हमारा होगा। बरसों आप तमाम ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का साथ दिया, मगर आज असदुद्दीन ओवैसी हजारों किलोमीटर का फासला तय करके उत्तर प्रदेश में इसलिए आया है ताकि इस नाइंसाफ़ी के दौर का खात्मा हो सके, ताकि आपको अपना एक जायज़ मुकाम मिल सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में आज हर समाज की एक अहमियत है, उनका एक मुकाम है और उनकी कोई वोट की और उनकी आवाज़ की कीमत भी है और अहमियत भी है। अगर उत्तर प्रदेश की सियासत में किसी की अहमियत नहीं है तो वो उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमान हैं। मैं ये इसलिए आपसे कह रहा हूँ, मैं सिर्फ जज्बात में लाने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सच्चाई आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आपका ताल्लुक उस शहर से है, आपका ताल्लुक उस सरजमीन से है जहां पर सितंबर 2013 में भारत की तारीख का एक बदनुमा फसाद मुजफ्फरनगर में किया गया। ये बात बिल्कुल सच है कि आज भी हजारों की तादाद में हमारे घर को हम वापस नहीं जा सकते। ये बात बिल्कुल सच है कि सौओं की तादाद में हमारी मोटरसाइकिल और गाड़ियों को